नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जिसका भाग 2 मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 2 दोस्तों दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर ले, ताकि अगर लगता है आप लोगों को मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आपको आपके माध्यम से मेरी वॉइस मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अब तक जिन भाइयों ने और दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को सही टाइम पर मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक यह वीडियो मिल सके और उनकी भी पढ़ाई आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। उसमें आज हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो हैं कौन कौन से शासक ने शासन किया था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। इसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश 94 वर्ष एवं सबसे कम शासन काल जो था वह खिलजी वंश 30 वर्ष तक रहा। शासकों में बहलोल लोदी ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। तदुपरांत फिरोज तुगलक का कार्यकाल रहा, जिसमें कुल 37 वर्षों तक शासन किया था। फिरोज तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया था। आगे दोस्तों देखते हैं। नसीरुद्दीन, खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ये सुल्तान हिंदू माँ की संतानें थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत है उसमें कुछ शासक हुए हैं, जिसमें नसीरुद्दीन, खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी जो था दोस्तों वह हिंदू माँ की संतान था। ठीक है, ये लोग हिंदू माता से जन्म लिए थे। आगे देखते हैं। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, उसका साम्राज्य जो है कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। आगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान जो था वह नसीरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। आगे दोस्तों हम लोग जो है थोड़े से शासक जिन्होंने शासन किया था, जो वंश था दोस्तों, और उनकी थोड़े कौन कौन से शासक थे उनका कालावधि पढ़ेंगे और उनके नाम को जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों मामलुक या गुलाम शासक इन्हें कहा जाता था, जिनका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। पहला उसमें शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। दूसरा आराम शाह, जिसका शासन 1210 से 1211 तक था। फिर आया इल्तुतमिश का शासन दोस्तों 1211 से 1236 ईस्वी तक था। फिर रुकनुद्दीन फिरोज था दोस्तों, जिसका शासन 1236 तक ही था। और उसके बाद पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, जिनका 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन था। फिर आए बहराम शाह, जिनका 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन था। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनका शासन 1242 से 1246 ईस्वी तक था। फिर आया नसीरुद्दीन महमूद, जिसका शासन 1246 से 1265 ईस्वी तक था। फिर आए बलबन, जिसका 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन था। फिर कैकुबाद था, उसका शासन 1287 से 1290 ईस्वी तक था। फिर कैयूमर्स, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था, कैयूमर्स, जिसका 1290 ईस्वी तक शासन था। आगे आते हैं दोस्तों खिलजी शासक।
इसका शासनकाल टोटल 1290 से 1320 ईस्वी तक ही था। ठीक है, 30 वर्ष का शासनकाल था इनके शासकों का। इसमें पहले शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन था। फिर आते हैं इब्राहिम रुकनुद्दीन, जिनका शासन 1296 ईस्वी तक ही था। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, इस पर मूवी भी बना है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, कुछ तो नॉलेज मिलेगा। आगे 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इनका शासन था। फिर शिहाबुद्दीन उमर, जिनका शासन 1316 ईस्वी में ही था और वहीं समाप्त भी हुआ। आगे आते हैं 1316 ईस्वी में ही मुबारक शाह, जिनका 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन था। फिर खिलजी शासक का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो था, 1320 ईस्वी में ही इनका शासन था। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोगों का तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का जो शासनकाल था दोस्तों, वह 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक था। ठीक है, और इसका पहला शासक जो था वह गियासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। फिर फिरोज़ तुगलक, जिसका शासन 1351 से 1388 ईस्वी तक था। फिर गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ठीक है, यह 1388 से 1389 ईस्वी तक था। फिर अबू बकर शाह, जिसका शासन 1389 से 1390 था। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था, जिसका शासन 1390 से 1394 ईस्वी तक था। फिर आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसका 1394 ईस्वी तक ही शासन रहा। फिर आता है दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद, जिसका शासन 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक था। फिर तुगलक वंश के समाप्ति के बाद दोस्तों आता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश का शासन टोटल 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक रहा। इसका जो पहला शासक था वह खिज्र खां था, जिसने 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया था। उसके पश्चात मुबारक शाह शासक बना, जिसने 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन किया है। फिर मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन किया। और अंतिम शासक सैयद वंश का चौथा शासक आलम शाह, जिसने 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। आगे आता है इसके पश्चात दोस्तों लोधी वंश। हालांकि इस एग्ज़ाम में कभी क्रम भी पूछ सकता है, अब जो है यह क्रम जो है बहुत सामान्य हो गया है, तो अब छोटे मोटे एग्ज़ामों में इस क्रम को पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो लोग भी वीडियो देख रहा है। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका पहला शासक दोस्तों बहलोल लोधी था, जिसने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। फिर सिकंदर लोधी शासक बना, 1489 से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया। और उसके पश्चात इब्राहिम लोधी शासक बना, जिसने 1517 से 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध तक शासक रहा। उसके पश्चात दोस्तों हमारा मुग़ल वंश आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था दोस्तों वह इब्राहिम लोधी था, जो कि लोधी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर जिन राजवंशों ने शासन किया, उनके लिए दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस कालावधि में दिल्ली पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे उनको थोड़ा डिटेल में दोस्तों। हमारा पहला वंश है जो गुलाम वंश या मामलुक वंश, 1206 से 1290 ईस्वी। 1206 से 1290 ईस्वी तक 3 राजवंशों ने 9 शासकों 3 राजवंशों के 9 शासकों ने शासन किया है। हालांकि ये 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। 1206 से 1290 ईस्वी तक 3 राजवंशों के 9 शासकों ने
शासन किया है। ठीक है, ये वंश जो है कुतुबी वंश 1206 से 1211, शमसी वंश 1211 से 1266 एवं बलबली वंश जो है 1266 से 1290 ईस्वी तक था। ठीक है, याद रखिएगा 3 वंश थे गुलाम वंश में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा का स्वामी। आगे, इन तीनों वंशों के संस्थापक बचपन में गुलाम थे, किंतु सुल्तान बनने से पूर्व वे दासता से मुक्त हो चुके थे, अतः इन्हें गुलाम वंश कहना अनुचित होगा। ऐबक को प्रारंभ में नीसापुर यानी फारस के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी ने दास के रूप में खरीदा। काजी की मृत्यु के बाद गौरी ने गजनी में ऐबक को खरीद लिया एवं उसे अमीर ए आखूर अश्वशाला अध्यक्ष का पद प्रदान किया। ठीक है, अमीर ए आखूर क्या था दोस्तों? अश्वशाला अध्यक्ष था, याद रखिएगा। अश्वशाला का अध्यक्ष उसे बनाया गया। आगे, इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक कहा है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि मामलुक जो है किस शासक को कहा जाता है और किसने कहा था। ठीक है, कोटेशन बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम में पूछता है, तो थोड़ा कोटेशन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि हम पेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें टाइम की बर्बादी भी हो रही है। इस वजह से हम चाहते हैं जल्द से जल्द बुक ख़त्म हो, ताकि अन्य बुक पर हाथ लगाया जा सके। ठीक है, चलिए इसके लिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक, हालांकि आप लोग नोट भी कर सकते हैं कॉपी पेन लेके। चलिए आगे, मामलुक अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। आगे, 1206 से 1290 ईस्वी तक का समय गुलाम वंश का काल माना जाता है। यद्यपि सभी शासक एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक जो थे तुर्की की इल्बारी जनजाति से संबंधित थे। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। अजमेर, कन्नौज व कालेंजर को जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की व लाहौर को ही राजधानी बनाकर मृत्यु पर्यंत वही रहा। ऐबक ने बुंदेलखंड के शासक परमर्दी देव को पराजित किया। याद रखिएगा, परमर्दी देव को ऐबक ने पराजित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपहसालार की उपाधि ही रखी। उसने ना अपने नाम का खुतबा पढ़ा और ना सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसी कारण उसे दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जा सकता। गौरी के उत्तराधिकारी ग्यासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार किया व 1208 ईस्वी में उसे दासता से मुक्त किया। अतः वह भारत का शासक बनने के समय तकनीकी रूप से गुलाम था। आगे, ग्यासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दासता से मुक्त करते हुए प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। इस सम्मान मानी दास मुक्ति पत्र को लाने वाले हसन निजामी थे। इम्पोर्टेंट लाइनें ध्यान रखिएगा। ऐबक की उदारता व दानशीलता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया एवं हाथियों का दान
देने के कारण पीलभक्ष कहा गया है। ठीक है। आगे, कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज़ में पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। मिनहाज सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, किसने क्या कहा है दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आजकल के ट्रेंड के एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से ये पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। हसन निजामी ताज उल मासीर का लेखक व फ़क्र ए मुदब्बिर यानी अदब उल हर्ब का लेखक को ऐबक ने संरक्षण दिया था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। आगे, कुतुब मीनार का प्रयोग आरंभ में अजान के लिए किया जाता था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया व इल्तुतमिश को सर ए जानदार व अमीर ए शिकार का पद दिया। 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। ऐबक ने दिल्ली में किला राय पिथौरा के निकट शहर बसाया है। ठीक है, दिल्ली में किला राय पिथौरा के निकट शहर बसाया ऐबक ने। यह मध्यकाल में निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में प्रथम था। राय पिथौरा याद रखिएगा। आगे, अजमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़कर ऐबक ने क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। आगे, इस इमारत पर संस्कृत नाटक हरिकेली के कुछ अंश अंकित है। आगे इम्पॉर्टेंट लाइन है ये सब ध्यान रखिएगा। ऐबक के एक अधिकारी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने बिहार और बंगाल पर भी आक्रमण किए थे। ऐबक के एक अधिकारी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने बिहार और बंगाल पर भी आक्रमण किए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां जला दी। इस समय बंगाल में सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन व राजधानी नदिया थीं। बख्तियार खलजी ने नदिया पर आक्रमण किया व लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खलजी की हत्या अली मर्दान खां ने कर दी। आगे, ऐबक ने बंगाल में कैमाजुरुमी को भेजा, जिसने अली मर्दान खां को वहां का सूबेदार बनाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया। अपनी बहन का विवाह सिंध के नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। यलदौज व कुबाचा दोनों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर भारत को उसके प्रभाव से मुक्त किया था। आगे, वजीर पद का प्रचलन ऐबक के काल से प्रारंभ हुआ है। फ़क्र ए मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर था। तो याद रखिएगा, ऐबक का पहला वजीर कौन था, तो फ़क्र ए मुदब्बिर। ठीक है, फ़क्र ए मुदब्बिर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुए। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया है। आराम शाह, ठीक है, 1210 से 1211 ईस्वी
कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिसंबर 1210 ईस्वी में शासक बना, जिसे गद्दी से हटाकर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश सुल्तान बना। आराम शाह ने केवल 8 माह तक ही शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग गुलाम वंश ख़त्म कर दें। आगे है, जून 1211 ईस्वी में युद्ध के मैदान में आराम शाह एवं विद्रोहियों को परास्त कर इल्तुतमिश सुल्तान बना। सर्वप्रथम डॉक्टर आर्नोल्ड ने यह मत प्रकट किया है कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था। ठीक है, आर्नोल्ड जी का कहना था दोस्तों कि इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का सिंहासन को हथियाया था, मतलब उसका अपहरण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश या अल्तमश उसका नाम भी था, 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया है। इल्तुतमिश अल्तमश, जिसका नाम था अलबारी तुर्क था, प्रथम अलबारी शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। आगे, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तेदार यानी सूबेदार बनाया था। ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जानदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जो कि आज भी है। आगे, इल्तुतमिश को सुल्तान ए सईद, गुलामों का गुलाम एवं मकबरों का पितामह कहा जाता है। आगे, इल्तुतमिश के विरोधियों में ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का सुल्तान था ताजुद्दीन यल्दौज। नसरुद्दीन कुबाचा, जो कि सिंध और मुल्तान का गवर्नर था। अली मर्दान, जो कि बिहार व बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, ये उसके क्या थे? शत्रु थे, विरोधी थे। ठीक है, आगे, जनवरी 1216 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित कर बंदी बना लिया। ठीक है, और बदायूं के दुर्ग में उसका वध करवा दिया। बदायूं में ही यल्दौज की कब्र है। आगे, इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन कुबाचा को 1227 से 1228 ईस्वी में पराजित कर मुल्तान व सिंध को जीत लिया। कुबाचा सिंध नदी में डूबकर मर गया। सिंध अभियान में ही मिन्हाज सिराज इल्तुतमिश को मिला था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट किरदार है मिन्हाज सिराज, आगे आएगा इसके बारे में। चलिए देखते हैं। कुतबी एवं मुइज्जी सरदारों के विरोध के कारण इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार तुर्क गुलामों का समूह तैयार किया, जिसे बर्नी ने चालीसा या तुर्कान ए चहलगनी कहा है। आगे, तुर्कान ए चहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन में है। फुतूह उस सलातीन में है क्या? तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख। आगे देखते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश ने 1221 ईस्वी में नवोदित दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया, जब चंगेज खान ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ सिंध नदी तक आ गया। तब इल्तुतमिश ने मांगबरनी के दूत इयान ए मुल्क का वध करवा के मांगबरनी को शरण देने से मना कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। चंगेज खान का मूल नाम जो था वह तिमुचिन था। वह अपने को ईश्वर का अभिशाप यानी खुदा का कहर कहने में गर्व अनुभव करता था। ठीक है, हालांकि इल्तुतमिश के कार्य से वह
प्रसन्न था, इसलिए वह भारत पर आक्रमण भी नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चंगेज खान का जीवनीकार जुबैनी था। इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन को पराजित कर बंगाल को भी पूर्णतः अपने अधीन किया। गयासुद्दीन ने भी खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल व बिहार के लिए अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए। 1229 ईस्वी में उसने बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर बिल्लाह मंसूर से धार्मिक एवं राजनैतिक मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया व उसके नाम के सिक्के चलाए, जिससे दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। उसे हिंदुस्तान के सुल्तान एवं नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की। तबक़ाते नासिरी में इसका वर्णन करते हुए मिन्हाजुद्दीन सिराज कहता है कि इस्लाम की राजधानी बगदाद से भेजे गए वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र, अमीरों आदि ने ग्रहण किया है। अतः इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और संप्रभुता संपन्न सुल्तान बना है। आगे बंगाल में हुसामुद्दीन एवं बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को गवर्नर बनाया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। इस समय चौहान शासक वीर नारायण था। इल्तुतमिश ने जालौर के चौहान शासकों से भी अधीनता स्वीकार करवाई तथा बयाना, सांभर, अजमेर व नागौर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया है। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया। ठीक है, याद रखिएगा। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को मेवाड़ के जो शासक थे जैत्र सिंह ने पराजित किया। इसका वर्णन जो है जय सिंह सूरी के हम्मीर मदमर्दन में मिलता है। हम्मीर मदमर्दन में मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए 1229 ईस्वी में ही हो गई थी। उसकी स्मृति में इल्तुतमिश ने मदरसा ए नासिरी का दिल्ली में निर्माण करवाया। मिन्हाज सिराज मदरसा ए नासिरी में शिक्षक था। रजिया ने मिन्हाज को प्राचार्य बनाया है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली विकसित की। इक्ता स्थानांतरणीय भूभाग का राजस्व अधिन्यास था जो नगद वेतन के बदले दिया जाता था। इक्ता वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, नहीं थे। आगे इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका 175 ग्रेन का एवं तांबे का जित्तल भी प्रारंभ किया है। आगे इल्तुतमिश ने 1234 से 1235 ईस्वी में भिलसा में हिंदू मंदिर तथा मालवा में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा एवं मंदिर को ध्वस्त कर विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली लाया। आगे अवध में पृथु के विद्रोह का दमन किया और 1232 ईस्वी में ग्वालियर के मंगल देव को पराजित किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बामियान के शासक सैफुद्दीन हसन पर आक्रमण हेतु बामियान जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ा व
दिल्ली लौट आया, किंतु दिल्ली में 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा। इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया है। अतारकीन का दरवाज़ा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। आगे है मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने दिल्ली एवं बदायूं में करवाया। इल्तुतमिश ने कहा, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश का आरिजे ममालिक इमादुल मुल्क, जिसे हम अहमद अयाज भी कहते हैं, नामक गुलाम था। इल्तुतमिश ने इस दास की योग्यता से प्रभावित होकर उसे रावते अर्ज की उपाधि से सम्मानित किया। आगे सुल्तान बलबन के काल में भी उसे यह पद प्राप्त था। ठीक है, आगे देखते हैं। इल्तुतमिश का वजीर निजाम मुल्क मोहम्मद जुनैदी था, जो कि ताजिक यानी गैर तुर्क था। आगे मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, फ़खरुल मुल्क निजामी जैसे योग्य व्यक्ति इल्तुतमिश के दरबार में थे। इल्तुतमिश ने मिनहाजुद्दीन सिराज, मलिक ताजुद्दीन दबीर एवं अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसके समय नासिरी, अबू बकर बिन मुहम्मद रूहानी व नूरुद्दीन मोहम्मद मुख्य विद्वान थे। नूरुद्दीन ने लुबाब उल अलबाव को लिखा है। लुबाब उल अलबाव को लिखा है। आगे इब्न बतूता लिखता है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने थे, जिनके गले में घंटियां लटकी होती थीं, जिन्हें खींचने पर फरियादी को तुरंत न्याय मिलता था। ठीक है, आगे मुगल वंश में भी ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे इल्तुतमिश अपने दरबारी पदाधिकारियों के सामने गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण इल्तुतमिश को सूफियों का सौहार्द हासिल था। जलालुद्दीन खिलजी भी गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था। इल्तुतमिश अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि संप्रभुता में। आगे इल्तुतमिश ने ईरानी यानी फ़ारसी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया व उन्हें भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित किया है। इल्तुतमिश ने आदाब उस सलातीन और मआसरे उस सलातीन जैसी ईरानी राजतंत्र से संबंधित पुस्तकें अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी। इल्तुतमिश ने आदाब उस सलातीन और मआसरे उस सलातीन जैसी ईरानी राजतंत्र से संबंधित पुस्तकें अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई। आगे फ़क्र मुदब्बिर यानी फ़क्र अल दीन मोहम्मद बिन मंसूर मुबारक शाह ने इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत और राजकीय संगठन की कला एवं युद्ध कला पर फ़ारसी भाषा में आदाब उल हर्ब नामक प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ तैयार की। ठीक है, कौन सा ग्रंथ था? आदाब उल हर्ब।
याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम ग्रंथ था। आगे, आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। आगे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताया है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना व ग्वालियर विजय के बाद चांदी के टंके पर रजिया का नाम अंकित करवाया। अमीरों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था। आगे, रुकनुद्दीन के समय वास्तविक सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। शाह तुर्कान तानाशाह प्रवृत्ति की होने के बावजूद भी विद्वान व पवित्र जनों को उपहार, दान आदि देती थी। आगे, रजिया ने शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्र यानी न्याय का प्रतीक पहनकर लोगों से शाह तुर्कान के विरुद्ध मदद मांगी। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन मात्र 7 माह तक शासक रहा। आगे, इल्तुतमिश के समय न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनने होते थे। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। के ए निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का खाका बनाया। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति एवं एक दिशा दी थी। मिन्हाज सिराज के अनुसार ऐसा गुणवान, दयालु हृदय, विद्वानों एवं धर्मोपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। इल्तुतमिश के दरबार में नूरुद्दीन मुहम्मद औफी ने जवामी उल हिकायत की रचना की। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। आगे, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा दल सुल्तान निर्माता यानी किंग मेकर की भूमिका में आ गए। मिन्हाज बताता है कि वे एक दूसरे से कहते, मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या है जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। ठीक है, ये कथन है। ठीक है, मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। ठीक है, आगे आगे दोस्तों, इल्तुतमिश समाप्त होता है। अब हम लोग रजिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा यानी कोट व कुलाह यानी टोपी पहनकर दरबार में आना शुरू किया। रजिया ने अबिसिनियाई हबशी जलालुद्दीन याकूत को अमीरे आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। जलालुद्दीन याकूब को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, इसामी ने रजिया एवं याकूत के मध्य प्रेम संबंध बताया है। आगे, एतगिन को बदायूं का एवं अल्तुनिया को भटिंडा यानी तबर हिंद का इक़्तादार नियुक्त किया। एतगिन को अमीर हाजिब भी बनाया। रजिया को लोगों का समर्थन था, परंतु बदायूं, मुल्तान, हांसी व लाहौर के गवर्नर उसके विरोधी थे। इल्तुतमिश के समय वजीर निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी भी रजिया का विरोधी था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का प्रमुख एतगिन था। अन्य विरोधियों में मलिक अलाउद्दीन जानी, कबीर
अयाज खां, मलिक इजुद्दीन सलारी एवं मलिक सैफुद्दीन कूची थे। रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर अयाज खां ने किया है। शिया एवं सुन्नी के बीच झगड़े रजिया के समय हुए हैं। रजिया के समय से सुल्तान व तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, जो कि बलबन के सत्तारूढ़ होने तक जारी रही। आगे है 1238 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह के सूबेदार मलिक हसन कारलुग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी। रजिया ने उससे सहानुभूति प्रकट करते हुए बरन यानी बुलंदशहर की आय देने का वादा किया, किंतु सैनिक सहायता नहीं दी। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया एवं अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। आगे रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर चतुराई से उसे अपनी ओर मिला लिया, किंतु रजिया बहराम शाह से पराजित हुई एवं मार्ग में डाकुओं ने रजिया व अल्तुनिया की अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास हत्या कर दी। हबीबुल्लाह के अनुसार रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। आगे इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा एवं रजिया का महिला होना मानते हैं। आगे इसामी सलाह देते हैं कि रजिया को सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा संभालना चाहिए, मतलब चूल्हा चरखट संभालना चाहिए। ठीक है। आगे मिन्हाजुद्दीन सिराज के अनुसार रजिया में सभी बादशाही गुण विद्यमान थे, किंतु उसके महिला होने के कारण ये सब गुण बेकार था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है रजिया ने मुहज्जब उद दीन को वजीर नियुक्त किया। रजिया ने अपने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया है। ठीक है। रजिया ने अपने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया। आगे रजिया ने बलबन को अमीर ए शिकार का पद प्रदान किया। आगे मुइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी, इसको थोड़ा देखते हैं। बहराम शाह ने नायब ए मुमलकत के पद का सृजन किया। इख्तियारुद्दीन एतगिन प्रथम नायब बना। अब सत्ता के 3 केंद्र हो गए, पहला सुल्तान, दूसरा नायब और तीसरा वजीर। ठीक है। बहराम शाह ने ही एतगिन की हत्या करवाई। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में लाहौर पर सर्वप्रथम मंगोल ताइर बहादुर का आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सीमा सिंधु नदी से घटकर व्यास नदी तक सिमट गई। आगे देखते हैं। बरहाम शाह ने बलबन को हांसी व रेवाड़ी की जागीर दी थी। आगे अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी, यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसने सारी शक्तियाँ चालीसा को सौंप दी एवं नाम मात्र का सुल्तान रहा। उसने बलबन को अमीर ए हाजिब नियुक्त किया। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल बिल्लाह यानी अल-मुस्तसीम बिल्लाह अबू अहमद अब्दुल्लाह बिन मुस्तनसिर का नाम अंकित हुआ है। ठीक है। इतना बड़ा नाम था, इसलिए उसको शॉर्ट में अल-मुस्तसीम बिल्लाह कहा गया है। ठीक है। आगे इसके समय मलिक इजुद्दीन कीसलू
खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर महलों पर अधिकार कर लिया। बाद में इसे नागौर की इक्ता देकर संतुष्ट किया गया। आगे नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। बलबन के सहयोग से मसूद शाह को गद्दी से हटाकर सुल्तान बना। यह धार्मिक स्वभाव का था। वह खाली समय में कुरान की नकल करता था। आगे इसामी के अनुसार कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर जो आय होती थी उसी से वह अपना खर्चा चलाता था। नसरुद्दीन स्वयं कहता था, मैं राज्य के धन को स्वयं की विलासिता पर खर्च नहीं कर सकता, मैं केवल राज्य का ट्रस्टी हूँ। बहुत अच्छी बात है। आगे बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह जो है वो नासिरुद्दीन से किया। इस समय वास्तविक शक्ति जो था दोस्तों वह बलबन के हाथों में थी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था जिसकी केवल एक पत्नी बलबन की पुत्री थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, उसने 1249 ईस्वी में बलबन को उल्लुग खां की उपाधि प्रदान की एवं नायब ए मुमलकत नियुक्त किया। 1253 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों का नेता इमादुद्दीन रेहान यानी रायहान बलबन के स्थान पर नायब बना। 1254 ईस्वी में बलबन पुनः नायब बना। इमादुद्दीन रेहान के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न था जो असफल रहा। इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज तबकाते नासिरी का जो लेखक था उसका मुख्य काजी था। तबकाते नासिरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिन्हाज ने नासिरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना है। नसरुद्दीन अपनी साधारण आदतों के कारण दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था। आगे 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बनता है। बलबन 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी। बलबन का मूल नाम जो था वह बहाउद्दीन था। उसे मंगोलों ने ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। बलबन भी इल्बारी तुर्क ही था। गयासुद्दीन बलबन द्वितीय इल्बारी वंश या बलबनी वंश का संस्थापक माना जाता है। बलबन ने सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद के वजीर के रूप में कार्य करते हुए सुल्तान की शक्तियों का उपयोग किया। वह सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग किया था। आगे बलबन ने शासक बनने के पश्चात गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। बर्नी ने बलबन को जनता का पिता, नायक एवं खुफिया कातिल क्योंकि अपने अमीरों की गुपचुप हत्याएं करवाई थी बलबन ने, इसलिए उसे हम खुफिया कातिल भी कहते हैं। ठीक है, कहा गया है। आगे पालम बावली लेख यानी रचनाकार जो उसके हैं दोस्तों वह योगेश्वर पंडित है। पालम बावली लेख में बलबन को विष्णु का अवतार बताया गया तथा यह लिखा है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत हैं। आगे गढ़मुक्तेश्वर लेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है। बलबन का राजत्व सिद्धांत लौह एवं रक्त नीति तथा प्रतिष्ठा शक्ति व न्याय पर आधारित था। उसके नियाबत ए खुदाई सिद्धांत के अनुसार सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि यानी
नायब ए खुदाई है और परम पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा कि राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। आगे आगे है, बर्नी ने तारीख फिरोजशाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की है। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने चालीसा का दमन दमन बड़े क्रूर तरीके से किया। बदायूं के गवर्नर बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। अवध के शासक हैवात खां के भी 500 कोड़े लगवाए तथा बंगाल के तुगरील से पराजित होने पर अवध के शासक अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। ठीक है, खतरनाक शासक था दोस्तों। आगे देखते हैं, बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज माना एवं शासन को ईरानी यानी फारसी आदर्श के आधार पर व्यवस्थित किया है। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की बलबन ने, जैसे सिजदा या जमीन बोसी सिजदा, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना और पाय बोस यानी सुल्तान के पैर चूमना जैसी ईरानी प्रथाएं एवं नौरोज का त्यौहार यानी ईरानी जो त्यौहार है नौरोज का त्यौहार आगे मनाना आरंभ किया। अपने पौत्रों के भी जैसे कैकुबाद, कैखुसरो या कयूमर्स आदि ईरानी नाम रखे। ठीक है, आगे देखते हैं, दरबार में शराब, नृत्य एवं संगीत बंद करवा दिया तथा दरबारियों को विशेष वस्त्र यानी ड्रेस कोड पहनने का आदेश दिया। दरबार में हंसी मजाक भी बंद करवा दिया था। ठीक है, कोई भी हंसता वस्ता नहीं था। आगे, बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा तथा यह उपाधि जो है सिक्कों पर भी अंकित करवाई थी। आगे आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, बलबन साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलता था। आगे है, बर्नी ने बलबन के बारे में कहा था, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। बलबन के समय वजीर का महत्व घट गया व नाइब का पद जो है समाप्त हो गया। बलबन का वजीर ख्वाजा हसन बसरी था, किंतु वह अधिक प्रभावी न बन सका क्योंकि बलबन के काल में वजीर की शक्तियाँ निम्नतम बिंदु पर जा पहुँची। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, बलबन ने उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में उच्च वंशावली को महत्व दिया एवं उलेमा को उलमा ए अखिरत तथा उलमा ए दुनिया में वर्गीकृत किया है और उलमाए आखिरत की प्रशंसा की। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन से बलबन सलाह लेता था। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान था जिसने अपना वसया यानी वसीयत घोषित किया। वसया को बर्नी ने संकलित किया। आगे, बलबन ने सैनिक सेवाओं के बदले दी हुई जागीरों की जांच करवाई एवं अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। इक्ताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश भी उसने दिया था। आगे है, बलबन ने आदेश दिया कि अधिशेष की राशि
इक्ता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। बलबन ने 1779 ईस्वी में ख्वाजा नामक दीवानी अधिकारी को नियुक्त किया जो इक़्तिदारों पर नियंत्रण रखता था एवं उसकी आय का आकलन करता था तथा लेखा रिकॉर्ड रखता था। बलबन ने इक्ता को अपने उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी। आगे सामंतों की गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु गुप्तचर विभाग यानी दीवान-ए-बरीद की स्थापना की। पहली बार बलबन ने ही गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की व इमाद उल मुल्क यानी अहमद अयाज को सेना अध्यक्ष नियुक्त किया था। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किलों की श्रृंखला बनाई। बलबन ने संपूर्ण सीमांत प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया। सुमन, समाना एवं उच्छ के प्रांत छोटे पुत्र बुगरा खां को तथा मुल्तान, सिंध व लाहौर को बड़े पुत्र मुहम्मद खां को सौंपे। बलबन का बड़ा पुत्र मुहम्मद खां 1286 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मारा गया। शाहजादा मुहम्मद को बलबन ने शहीद की उपाधि प्रदान की। आगे बलबन मुहम्मद की मृत्यु से टूट गया और एकांत में फूट फूट कर रोता था। हालांकि दरबार में वह गंभीर व्यवहार ही रखता था। 1789 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह किया एवं तुगरिल ने सुल्तान व मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की एवं खुतबा पढ़वाकर अपने नाम के सिक्के भी चलवाए हैं। बाद में बलबन ने विद्रोहियों का क्रूर तरीके से दमन किया। आगे बलबन अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल के तुगरिल के विद्रोह को दबाने गया। अंत में मुकद्दिर ने तुगरिल को मार दिया। इसी समय बलबन ने बुगरा खां से कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली के बाहर आकर दबाया। बलबन ने कटेहर विद्रोह के दमन के समय 9 वर्ष के ऊपर सभी पुरुषों के कत्ल का आदेश दिया था। आगे दलकी मलकी का विद्रोह नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन ने दबाया था। आगे बलबन के समय मेवात यानी अलवर, दोआब, अवध व कटेहर बुंदेलखंड हिंदू विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। आगे दिल्ली के आसपास बसे लुटेरे मेवों का दमन करके जंगलों को कटवाया और गोपालगिरी में दुर्ग भी बनवाया था बलबन ने। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा बलबन ने दिल्ली के 4 कोनों भोजपुर, पटियाली, काम्पेल एवं जलाली में किले बनवाए। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी 1253 से 1327 ईस्वी ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मुहम्मद के समय में शुरू किया। अमीर हसन देहलवी उच्च कोटि का गज़ल लेखक था जिसके कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। किसे? अमीर हसन देहलवी को। ठीक है। आगे अमीर हसन भी अमीर खुसरो की भांति निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बलबन ने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी दरबार में आमंत्रित किया।
किंतु वह अपनी वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सका। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का काल कहा है। विशाल सेना होते हुए भी बलबन ने मंगोल आक्रमण के भय के कारण सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया। के निजामी ने कहा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। आगे बर्नी के अनुसार बलबन एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर वह सुल्तान बन गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फेंकी। वह 40 दिन तक बिना बिस्तर के जमीन पर सोए। आगे बलबन की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र कैकुबाद बुगरा खां का पुत्र जो था कैकुबाद उत्तराधिकारी हुआ। यद्यपि बलबन ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था। कैकुबाद को लकवा होने पर तुर्क अमीरों ने उसके शिशु पुत्र को शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से गद्दी पर बैठाया। कैकुबाद को लकवा होने पर तरकेश ने यमुना नदी में फेंक दिया। ठीक है, उसको कैकुबाद को लकवा होने पर तरकेश ने यमुना नदी में फेंक दिया था। मुहम्मद खां के पुत्र खुसरो को दिल्ली का दाद वेग निजामुद्दीन सुल्तान नहीं बनने देता और कैकुबाद से उसकी खुसरो की मंडोली में हत्या करवा देता है। आगे इस लाइन को थोड़ा फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है। मुहम्मद खां के पुत्र खुसरो को दिल्ली का दाद वेग निजामुद्दीन सुल्तान नहीं बनने देता और कैकुबाद से खुसरो की मंडोली में हत्या करवा देता है। ठीक है, कैकुबाद से उस खुसरो का हत्या करवा देता है। आगे बलबन का दूसरा पुत्र बुगरा खां बंगाल की सूबेदारी से ही संतुष्ट रहा। आगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि आरिजे मुमालिक था ने कैकुबाद व क्यूमर्स की हत्या कर गुलाम वंश को समाप्त कर दिया और खिलजी क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों अब, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम लोगों का पहला वंश गुलाम वंश दोस्तों इस वीडियो में पूर्ण हुआ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पॉइंट नंबर 2 खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अब तक जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है दोस्तों, तो उस घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और खूब पढ़ते रहिए दोस्तों।